गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बच्चा इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा है उसे कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे अपने रिवीजन करे। अगर 2 महीना बचा है उसके लिए, अगर 2025 में देना चाहता है वो कैसे रिवाइज करे, या फिर वो न्यू बच्चा है कैसे नोट्स बनाए, सब कुछ बताऊंगी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कि अर्चना जी ने कमेंट किया था कि इनको इकोनॉमिक्स के सोर्सेस ये पूछ रही थी, तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये जो सोर्सेस मैं बता रही हूँ ये कैसे लगता है। अगर आपको अगर किसी बच्चे को ऐसे सारे डाउट हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। अगर इसके वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकती हैं, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो आइए जानते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है कि कैसे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमी है इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट देख लेते हैं कि जो यूपीएससी है ये इकोनॉमिक्स की तैयारी बेस्ट जो तैयारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा है बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगी, उसके साथ में बताऊंगी कि नोट्स कैसे आपको बनाना है। इसके बाद में बताऊंगी कि जो बच्चा 2025 में देना चाहता है या फिर कभी भी देना चाहता है, ऐसे संकट आ जा रहे हैं कि उसका रिवीजन नहीं हुआ, तो कैसे रिवीजन कर सकता है 2 महीने में, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और आप इकोनॉमिक्स यानी कि अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। इस पोस्ट में हम आपको सबसे ज़रूरी किताबें, नोट्स की तरीके और 2 महीने के का रिवीजन का प्लान देंगे, ठीक है। और जो मैं ये सब बनाए हूँ भाई बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे को समझ में आता है, हाँ ये पॉइंट मुझे पढ़ना है, अच्छा अब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं केवल इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़रूरी किताबें क्या है, बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाएं, सारे डाउट सारे बच्चे के होते हैं, ठीक है। केवल एक बच्चे के डाउट नहीं रहते हैं, तो बेसिक जो क्लियर करना है आपको। और इसमें ये भी बताऊंगी कि जो हेडिंग है वो कौन सी पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखने का मतलब इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पर फिगर भी बना दिए हैं, जैसे कि एनसीईआरटी को मैंने बताया है कि 9th से लेकर 12th तक ही ले। यानी अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में भी आ रहा है, अगर आ रहा है तो 12th से लेकर, अगर आ रहा है समझ में तो 11th और 12th का लीजिए। अगर नहीं आ रहा है, अगर आप अभी नए बच्चे हैं तो इसे आप 9th से लेकर 12th तक को इस बुक को ले लीजिएगा, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जो अर्थव्यवस्था आपका है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, इसमें आपका रमेश सिंह का बुक दिया है, तो इसमें आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बच्चे की बहुत जो वर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ये बुक को ले सकते हैं, तभी आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आपके स्ट्रेटेजी हैं इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो यहाँ संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमिक की बुक आती हैं जो सबसे विश्लेषण होते हैं, ये बुक ले लीजिए। यहाँ आप रमेश सिंह की बुक को मत ले लीजिएगा, यहाँ ये बुक ले लीजिए, और जो आपके ये एनसीईआरटी हैं इसे आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ हमारा जो तीसरा है, यहाँ है इकोनॉमिक्स के सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण की बुक होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ दूसरा है, तीसरा जो हमारा अगला पॉइंट है ये है यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट के बारे में दिया है। केंद्रीय बजट में सरकार का फोकस क्या होना चाहिए, सरकार किस चीज़ पर फोकस कर रही है, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक होनी चाहिए। तो पहले आपको एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है, फिर उसके बाद आपको लेना है संजीव वर्मा की बुक, ठीक। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के बजट के ये सारे आपको ले लेना है, केवल वहाँ जो रमेश सिंह की बुक है उसे आप मत लीजिए, तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की जो करंट अफेयर होनी चाहिए। करंट अफेयर से रिपोर्ट की बात करते हैं, जो ये रिपोर्ट होती है इसके बारे में द हिंदू को मैंने बता दिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो पीआईबी होनी चाहिए था, फिर यहाँ नीति आयोग के बारे में होनी चाहिए था। यहाँ मैं आपको थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि बच्चे को समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट लिख दिया, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। यहाँ है कि सरकारी नीतियाँ और योजना के लिए होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी नोट्स होनी चाहिए। अब यहाँ आरबीआई रिपोर्ट से क्या होनी चाहिए, आरबीआई के रिपोर्ट्स क्या होनी चाहिए, तो आरबीआई के जो रिपोर्ट्स होते हैं इसमें आपके होते हैं मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति होते हैं। ये जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमेशा रिवाइज करती रहती है यूपीएससी। जो अगला पॉइंट है, ये यूपीएससी इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं, तो टॉपिक्स मैं बता रही
रही हूँ, केवल आगे आगे वाला बता दे रही हूँ आपको। इसमें टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके उसका जो PDF उसे डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो केवल देखने से आपका कल्याण नहीं होगा जब तक आपके हाथ में पेन और कॉपी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं पहले बता रही हूँ कि ये जो आपके होने चाहिए था, ये जैसे कि यहाँ बात करते हैं कि GNP है, GDP है, NNP होना चाहिए था, ये सारे डिटेल्स होना चाहिए था, इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो यहाँ हमारा है कि फिजिकल डिफिजिट रेवेन्यू के बारे में बताया है, और जो यहाँ है कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति और RBI की भूमिका, और जो हमारा अगला पॉइंट है ये है सरकार का बजट और उनकी प्रमुख योजनाएं। ये जो सारे पॉइंट होते हैं ये हर साल पूछे जाते हैं, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। हर साल आते हैं, इसको आपको लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यानी कि कृषि और उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में हमारा ये पॉइंट बनाएंगे, इसमें बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे कि हरित क्रांति, नीली क्रांति और सफ़ेद क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम उसी में लिखेंगे कि MSME, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये दूसरा पॉइंट रहेगा। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि कृषि सब्सिडी, मनरेगा, एग्रीकल्चर सेंटर में सुधार, ये सारी सुविधाएं इसमें हम लिख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा यानी तीसरा चैप्टर हम मानेंगे, तो इसमें है बैंकिंग फाइनेंशियल यानी कि बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली होना चाहिए। तीसरा चैप्टर हमारा ये है। तीसरा चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तीसरे चैप्टर में हमारा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी नीतियाँ। उसी में हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि दूसरा पॉइंट हमारा है कि मुद्रा स्फीति और जिसमें डिफ्लेशन होगा। और तीसरा पॉइंट होगा सरकारी और प्राइवेट बैंकों में अंतर क्या है, दोनों बैंकों में क्या अंतर होता है, ये नीचे आपको पॉइंट में लिख लीजिए। चैप्टर हमारा है ये है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म ऑफ पॉलिसी यानी कि आर्थिक सुधार और नीतियाँ, ठीक है। इसमें आपको जो ये चैप्टर है इसमें जो हमारे पॉइंट होंगे ये कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको लिख लेना है कि LPG रिफॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि केंद्रीय सरकार की योजनाएं। अब केंद्रीय सरकार की योजनाएं में जो इम्पोर्टेंट होता है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फिर ठीक है। अब यहाँ हमारा जो तीसरा पॉइंट रहेगा उसी में कि GST रहेगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपको लिख लेना है, कारपोरेट टैक्स, ये सारे टैक्स आपको लिख लेना है। फिर हमारा जो अगला चैप्टर होगा हमारा पांचवा चैप्टर होगा, ठीक है। हमारा पांचवा चैप्टर में कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो पांचवा चैप्टर होगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट जो होगा ये होगा IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ब्रिक्स, G20, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट उसी में हमारा होगा भारत का व्यापार संतुलन यानी कि संतुलन, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ये खत्म होते हैं कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है कि चैप्टर 1 डालना है, उसके अंतर्गत क्या है, फिर उसके में पॉइंट लिखना है, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर, ठीक है। ऐसे लिख लेना है आपको। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि UPSC जो इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स कैसे बनाने हैं आपको इसमें मैं बता देती हूँ, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को मैंने लगभग बता ही रही हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं स्टेप में आपको क्या डालना है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होना चाहिए, जब नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि क्लियर करें, ठीक है। बेसिक जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेना है। NCERT से छोटे नोट्स बनाए, NCERT जो होते हैं उससे छोटे ही नोट्स बनाए, क्योंकि बाद में समझ में आ जाएगा ना जब 2-3 बार आप रिवाइज करोगे। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, जैसे कि बुक लिस्ट पॉइंट में लिखें, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हमारा है कि करंट अफेयर जोड़ें। करंट अफेयर जोड़ने का मतलब है कि मैंने समाचार को बता दिया है, उसी को जोड़ना है, PIB योजना एवं अखबार से न्यूज जुड़े, ठीक। जो चौथा पॉइंट हमारा है ये है इन्फोग्राफिक, और यहाँ है फ्लो चार्ट का उपयोग करना है जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है अपनी नोट्स को 3 कलर में लिखना बहुत ज़रूरी है। 3 कलर मतलब आज क्यों कह रही हूँ 3 कलर में लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो लिखते समय तो लग रहा है कि सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में चलता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्या पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखे क्या नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि 3 कलर का आप ज़रूर यूज़ करें। जैसे कि 3 कलर में आपको मैंने पहला जो कलर होना चाहिए वो रेड,
ब्लू और फिर ग्रीन का यूज कर सकते हैं या किसी और का यूज भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैंने इसमें बता दिया है कि क्या क्या आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे कि मैंने रेड से आपको क्या लिखना है, सुपर इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको आपको लिख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि जीडीपी, फाइनेंशियल, ये सब आपको लिख लेना है। दूसरा हमारा है ब्लू में कॉन्सेप्ट को लिखना है और डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस क्या है, जैसे कि मॉनेटरी है, पॉलिसी है, तो इसमें क्या डिफरेंट है। तीसरा हम जो ग्रीन पेन से लिखेंगे तो उसमें हमारा है करंट अफेयर और योजनाएं में आपका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ बता दिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो हमारा अगला हमारा पॉइंट है, अगर 2 महीने बचे हैं तो रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो रिवीजन पहला महीना आपको देख लेना है 1 से लेकर 30 दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 से लेकर 30 दिन है तो इसमें आपको क्या कर लेना है। 30 महीने में कहते हैं भैया क्या कर लोगी 2 महीने में, बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मेरे पास 2 महीने बाकी है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि पहले आपको क्या कर लेना है। पहला 10 दिन में आपको एनसीईआरटी और बेसिक बुकों को पढ़ लेना है। अब क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ना है, पूरा नहीं कि एक ए टू जेड पूरा पढ़ लेना है। जो इम्पोर्टेंट है उसे आपको देख लेना है, ठीक है। अब 10 दिन में, अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड्स बुक्स और नोट्स को एक बार देख लेना है। अगर आप बनाए हैं तो देख लेना है, ठीक है। ये सब आप बनाए रहेंगे, ठीक है। अब यह हमारा जो 10 दिन और बचा है इसमें फाइनेंशियल, यानी 10 दिन में आपको क्या कर लेना है कि जो हमारा सरकारी योजनाएं हैं, करंट अफेयर हैं, इसको बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे, ये सब कुछ पढ़ लेना है आपको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पढ़ लिया है कि यहाँ मैं पहला पॉइंट आपको एक बार पढ़ के दिखा दे रही हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि पहले 10 दिन में एनसीईआरटी प्लस बेसिक किताबें पूरी करें। तो यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है कि पहले 10 दिन यानी इसे पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, बेसिक बुक को पढ़ना है। अब ये पूरी करें, ये सब क्या पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ो, तभी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तब इस तरह से आपका 10 दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ जो दूसरा महीना होगा, दूसरा महीने में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे महीने में 31 दिन से लेकर 60 दिन तक के बीच में क्या करना है आपको कि हर दिन 2 घंटे पहले महीने के नोट्स रिवाइज कर लेना है। और जो पहले महीने जो रिवाइज कर लेना है नोट्स, और हर एक दिन यानी कि जो हमारा अगला उसी दिन 1 घंटे में आपको क्या करना है, करंट अफेयर के जो न्यूज़ हैं उसको पढ़ लेना है। और तीसरे दिन आपको क्या कर लेना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके साथ PYQ टेस्ट सीरीज को जरूर प्रैक्टिस सेट कर लेना है। और अगले दिन यानी कि रविवार को हमें क्या कर लेना होगा, रविवार को पूरे सप्ताह के नोट्स को दोबारा रिवीजन करना होगा। यानी कि जो हम जो हफ्ते में पढ़ते हैं उसी को एक बार देख लेना है कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, कौन कौन से पॉइंट मैंने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो इसे, इन सबको एक बार आधा घंटा 1 घंटा और ज़्यादा ये बच्चे को लग सकता है। अगर वो न्यू है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर पुराना बच्चा है तब भी थोड़ा समय और ज़्यादा लग ही सकता है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को, जिसमें से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसमें से एक्स्ट्रा टॉपिक्स कैसे पढ़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें हम बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक कैसे होनी चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है कि व्हाई और हाउ पर ध्यान दें। व्हाई और हाउ मुझे पता ही नहीं, यानी कि सिर्फ रटने से काम नहीं होगा भाई, कि क्यों होगा, क्योंकि एक बार पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक मैंने कहा कि आप अपनी भाषा में जरूर इसको याद करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स को, दूसरा एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। यहाँ रमेश सिंह को नहीं पढ़ना है भाई, जो यहाँ संजीव वर्मा का बुक आता है, यहाँ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ करंट अफेयर को आपको देख लेना, PYQ क्वेश्चन को देख लेना है, डेली आर्थिक सर्वेक्षण को आपको देख लेना है। यहाँ अगला पॉइंट हमारा है कि इन्फोग्राफिक्स और माइंड मैप बनाएं और पढ़ें उसे, यानी इसमें भी मैप बनाना होता है, तो उसे आप एक बार देख लिया। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसे आप फिगर बना के समझिए, तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अपनी भाषा में याद करने की कोशिश करें, ठीक है। जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे समझ में नहीं आ रहा है, व्हाई और हाउ जरूर पता करें कि क्यों नहीं आ रहा है। रटने से कुछ नहीं होता है भाई। अगर पहली बार इस तरह के वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। इस वीडियो को जो बच्चे वॉच करते हैं वो पूरा वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि पूरा देखने से
पूरा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा देखा फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई कैसे होगी इसकी तैयारी, कैसे होगी। तो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से एक बार देख लो और क्या कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।